अस्पृश्यता का तूने जहर पिया है, मानव ने ही मानवता पर जुल्म किया है। मानव ने ही मानवता पर जुल्म किया नहीं कर सकती है परेशानी, पर तूने हमें पढ़ाया बाबा रच के संविधान तूने किया जो कमाल है, तेरी ये कहानियाँ तो बेचाल है। रच के संविधान तूने किया जो कमाल है, तेरी ये कहानियाँ तो बेमिसाल है। तूने हम सबकी दिखाई और तूने हमें पढ़ाया बाबा, मौज करी तेरी काटो भर कहानी, हम मौज करी तेरी काटो भर कहानी। नर्क से नारी बचाई नर्क से, अभिमान थे अम्बेडकर, शोषितों के वास्ते वरदान थे अम्बेडकर, इस भारत देश की शान थे अम्बेडकर, और सच पूछिए तो महिलाओं के लिए भगवान थे अम्बेडकर। यहाँ पर मंच पर उपस्थित सम्मानित हमारे नगर निगम कोटद्वार के महापौर बड़े भाई श्री शैलेंद्र सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और नैनीताल से आए हुए हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मदन शिल्पकार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और जगदीश चंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और हमारे बीच में आए हुए हैं जिला अध्यक्ष राजगौरव नोटियाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जो ये हमारा आज जो सभागार है बहुत ही बुद्धिजीवियों से भरा हुआ है। मैं आप सभी को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और बड़ी खुश हूँ कि आज इस मौके पर मुझे यहाँ पर दो शब्द अपने रखने का जो है सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आप सभी का सानिध्य चाहूँगी। और 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पर हम सब यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, वैसे सभी ने बाबा साहब के बारे में पढ़ा है। कहते हैं योग्यता कभी भी जो है किसी जाति की, किसी की मोहताज नहीं होती है, योग्यता कर्म से होती है, जो हमारे बाबा साहब ने करके दिखाया है। और आज की पीढ़ी को, और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी यहाँ पर हैं, शायद उन्होंने बाबा साहब से ही सीखा होगा कि जो वो आज यहाँ पर है और इस मंच पर भी विराजमान है और बड़े बड़े पदों पर विराजमान है, तो शायद उन्होंने बाबा साहब से कहीं ना कहीं से उन्होंने प्रेरणा ली होगी। हमारे जो प्रेरणा स्रोत बाबा साहब है, तो मैं उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि भले ही उन्हें जो है भारत रत्न, भले ही उन्हें उनके मरणोपरांत लगभग 33 साल बाद लगभग उन्हें मिला है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो भारत रत्न उन्हें ना भी मिलता तो वो भारत रत्न नहीं, वो सिंबल ऑफ नॉलेज है, वो विश्व रत्न की उपाधि उनको जो है, मतलब वो विश्व रत्न की उपाधि रखने की उनमें जो है योग्यता है। तो हम किसी ऐसे कि उन्हें सम्मानित किया जाए, इसके वो मोहताज नहीं है, वो किसी सम्मान के मोहताज नहीं है, उसने अपनी योग्यता से ये जो है मान सम्मान पाया है, जो आप सब
हम लोग मिलकर यहाँ उन्हें दे रहे हैं। जो तो संविधान की रचना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया है। हम सब जानते हैं कि 1891 14 अप्रैल को आपका जन्म हुआ। एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बावजूद उस समय की जो परिस्थितियां थी, अस्पृश्यता, छुआछूत, सामाजिक असमानता और इससे कहीं अधिक जो ब्रिटिश काल की गुलामी का दौर था, उस दौर में शिक्षा के लिए जो हमारा मौलिक अधिकार है, आपको तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा। उन चुनौतियों को जीत कर आपने भारत के पहले ऐसे नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया जिन्होंने लॉ के साथ साथ इकोनॉमिक्स में भी पीएचडी हासिल की। जब देश आज़ाद हुआ तो एक अंतरिम सरकार के गठन की रचना प्रारंभ हुई। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में सरकार का गठन होना था, ये निश्चित हो चुका था। मंत्रिमंडल की रचना कैसे हो, इसको लेकर चिंतन चल रहा था, मनन चल रहा था। उस समय का जो प्रबुद्ध समाज था, विशेष करके वो वर्ग जिसने बाबा साहब अंबेडकर को वंचित वर्ग के लिए विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर अंतिम पायदान पर संघर्ष कर रहे व्यक्ति के लिए लड़ते हुए देखा, उन सबका मानना था कि पहली अंतरिम सरकार में बाबा साहब अंबेडकर जैसे विधि विशेषज्ञ अर्थशास्त्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में होना चाहिए। पूरे देश में एक रचनात्मक आंदोलन जैसे उठा, हर क्षेत्रों से पत्राचार हुआ। अंतरिम सरकार गठन में जिनकी निर्णायक भूमिका थी, अपने समाज ने उन पर दबाव बनाया और बाबा साहब अंबेडकर को अपनी योग्यता के आधार पर, उनकी बुद्धिमत्ता के आधार पर पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान मिला। हम सब जानते हैं 1947 से 1951 तक आते आते ऐसी कई परिस्थितियां आई जब बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित होना पड़ा। अलग अलग तरह के दबाव बनाए गए कि वो पद छोड़ दें और बाबा साहब को लगा कि अब उनको अलग रास्ता अख्तियार कर लेना चाहिए। 1951 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद जो पहले आम चुनाव हुए, नॉर्थ मुंबई से वो चुनाव लड़े, किस तरह बाबा साहब को चुनाव हराया गया, यह हम सब ने इतिहास में पढ़ा। उसके बाद दूसरे चुनाव में भी बाबा साहब को हराया गया। 1956 में उनका देहावसान हुआ और हम सब जैसा जानते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारतीय लोकतंत्र की दिशा और दशा तय की, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान नहीं मिला। 1956 से लेकर 1990 तक बड़ी संख्या में भारत रत्न देश की विभूतियों को दिए गए, ऐसे लोगों को भी दिए गए कि जिन्होंने अपना नाम अपने आप ही भारत रत्न के लिए प्रस्तावित किया, अपना नाम चुन लिया और अपने आप ही अपने नाम की घोषणा कर दी। लेकिन जिन बाबा साहब को भारत रत्न की मांग को लेकर पूरे देश में बौद्धिक वर्ग में विमर्श चल रहा था, 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बीपी सिंह की सरकार आई, तब जाकर आदरणीय बाबा साहब अंबेडकर को भारत रत्न। और उस समय जितने प्रबुद्ध लोग थे, प्रमुख राजनीतिक थे, उन्होंने इस गलती को स्वीकार किया। उन्होंने माना कि भारत की राजनीति की ये सबसे बड़ी त्रासदी है, ये सबसे बड़ी गलती है। जिन बाबा साहब अंबेडकर को पहले भारत रत्न मिल जाना चाहिए था,
अब हम अपनी गलती को सुधार कर इस बाबा साहब को भारत रत्न दे रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जब उच्च शिक्षा के लिए विदेश गए, जिस छात्रावास में रहकर उन्होंने अध्ययन किया, आज उस छात्रावास को हमारी पीढ़ियों के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का केंद्र बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। और मैं आप सबके माध्यम से, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में आपके बीच में आया हूं, मैं ये जोर देकर कहना चाहूँगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार वो सारे काम कर रही है जो जिन काम को करने का सपना आदरणीय बाबा साहब ने देखा था। 2014 में जब सरकार आई तो बाबा साहब की कल्पना थी कि हम शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को, अपने वर्ग को शिक्षित करके सामाजिक परिवर्तन लाएंगे। हम महिलाओं को सशक्तिकरण, महिलाओं के सशक्तिकरण के माध्यम से परिवर्तन लाएंगे। और ये हम सब के लिए भी बड़ा सोचनीय विषय है कि 2014 से अभी तक जब लगातार उस क्षेत्र में काफी प्रयास हुआ कि महिलाएं को शौचालय के लिए, शौच करने के लिए बाहर ना जाना पड़े, हम स्वच्छता करें, यह आग्रह इस देश के प्रधानमंत्री को करना पड़ा, उनकी नीतियां बनानी पड़ी। यह हमारे राजनीतिक शिक्षा की कमी थी, राजनीतिक चेतना की कमी थी, ये राजनीतिक उपलब्धियां नहीं है। आप सब यहाँ पर प्रबुद्ध जन शामिल हैं। अगर अपने देश में आज भी हमको कहना पड़ रहा है कि हमको अपना घर साफ रखना है, अपना पड़ोस साफ रखना है, स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना है, तो ये हमारी राजनीतिक बौद्धिक चेतना की हमारी कमी है कि एक प्रधानमंत्री को एक अभियान चलाना पड़ रहा है। बहुत सारे विषय ऐसे हैं अभी, क्योंकि आदरणीय महापौर जी को जाना है, हम सबको आदरणीय बाबा साहब के बारे में पढ़ना चाहिए, उनके संघर्ष के बारे में पढ़ना चाहिए, और यह भी पढ़ना चाहिए कि जब तक बाबा साहब रहे कौन लोग थे जिन्होंने बाबा साहब का दर दर पर अपमान किया। हम पूना पैक्ट को पढ़ते हैं। अभी मेरे पूर्व में एक साथी थे, उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जिक्र किया। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या दुनिया की अलग अलग क्रांतियां, दुनिया के सब अलग अलग संविधान, पूरी दुनिया में बाबा साहब जैसा स्कॉलर कोई नहीं था जिनके पूरी दुनिया के संविधानों पे, दुनिया के इतिहास पे पकड़ रही। ऐसे व्यक्ति ने संविधान की रचना की। प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समुदाय की चिंताओं को दूर करते हुए उस वर्ग, जो वर्ग अंत्योदय के लिए संघर्ष कर रहा है, जो वर्ग विकास की मुख्य धारा से कोसों दूर था, वो कैसे विकास की मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो, इसका उपकरण उन्होंने आरक्षण के रूप में बनाया। सदियों से जो शोषण, सदियों से जो पीड़ा, दमन अपना समाज सह रहा था, उसके लिए उन्होंने ये आरक्षण जैसा उपकरण बनाया। और आज हम सब देख रहे हैं कि बाबा साहब के संविधान की वजह से, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, समाज में समानता की बात हो, धार्मिक स्वतंत्रता की बात हो, हम बड़े आज अनुकूल समाज में ये सारी चीजें देख रहे हैं। मैं आपके समक्ष एक विषय ये भी कहना चाहूँगा कि बाबा साहब ने जब संविधान की रचना की तो उसमें कहा गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान की आत्मा है। आप संविधान के आर्टिकल में संशोधन कर सकते हैं और परिस्थितियों के अनुसार उसमें प्रावधान भी है, विधिमान्य भी है कि आप संशोधन करेंगे। लेकिन जो प्रीएम्बल बाबा साहब ने लिखा, उस प्रीएम्बल को भी बदलने का काम 1975 में हुआ। सेकुलर शब्द जोड़ा गया, समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ये मूल संविधान का हिस्सा नहीं है। मुझे लगता है मैं इसी कार्यक्रम के माध्यम से आपको 24 तारीख को हम
बाबा साहब अम्बेडकर जी की इस पावन जयंती को मनाते हुए संगोष्ठी कोटद्वार में कर रहे हैं, तो आप सभी से निवेदन है कि आप, मैं सामूहिक निमंत्रण भी दे रहा हूँ, ज़्यादा इसलिए नहीं कहूँगा कि माननीय मुख्य अतिथि जी को जाना है, और मैं अपने छोटे भाई विकास की बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर जहाँ जहाँ भी बाबा साहब की प्रतिमा होगी वहाँ वहाँ प्रतिमाओं का स्वच्छता अभियान, उनकी सफाई की जाएगी, शाम को दीपोत्सव किया जाएगा, और कोटद्वार में प्रतिमाओं के साथ साथ चित्र लगाकर 13 स्थान पर कल इस कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने की। और ये विषय मैं इसलिए ला रहा हूँ कि भाई विकास का जो विषय है वो मेरे मन में भी कल से एक पीड़ा है कि अपना जो भावर क्षेत्र है, इस दृष्टि से देखा जाए तो भावर क्षेत्र के लिए बहुत जागरूक है। जितनी भी प्रतिमाएं बाबा साहब की हैं सारे भावर में है। भाई हमारे चौधरी जी हैं, और जब कोटद्वार नगर का विषय है कि कोटद्वार में हमको कार्यक्रम करना है, तो कोटद्वार नगर, पुरानी जो नगर पालिका का क्षेत्र है, जो सुखराव वाला क्षेत्र है, कहीं भी बाबा साहब की कोई प्रतिमा नहीं है। तो मैं भाई विकास का आप सभी का अंतर मन से समर्थन करता हूं कि कोटद्वार नगर में बाबा साहब अम्बेडकर की भीमकाय आदमकद प्रतिमा होनी चाहिए। हमारे आदरणीय महापौर जी यहाँ पर हैं, अभी हम चर्चा कर रहे थे तो भाई साहब का भी यही मत है कि यहाँ पर एक सुंदर सी प्रतिमा, सुंदर सा पार्क होना चाहिए। हम सब लोग आपस में चर्चा कर लेंगे, और जहाँ तक भी हमको इस पर जाना पड़ेगा हम जाएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के नाते नहीं, कोटद्वार के एक सामान्य नागरिक के नाते भी इस पीड़ा को महसूस कर रहा हूँ कि कोटद्वार में बाबा साहब की प्रतिमा होनी चाहिए, और हम सब आपके साथ अक्षर से इस कार्य में जाएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष जब हम बाबा साहब की जयंती मनाएंगे, या हम 6 दिसंबर को सामाजिक समरसता दिवस मनाएंगे, तब तक इस कार्य का श्री गणेश हो चुका होगा। आप सभी का बहुत बहुत